सलाम। भाई इसी को जरा कर दो सेट, जो करें करना है। ओके, चैप्टर नंबर 16 निकालें। पेज नंबर, ये कौन सा पेज नंबर है जी? ये 444 444। अच्छा जी, ये कॉन्सेप्ट है कि नादरा के जरिए टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन लेके उसका टैक्स निकाला जाए। नादरा के जरिए टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन लेके उसका टैक्स निकाला जाए। नादरा अपना रिकॉर्ड बोर्ड से शेयर कर देगी कि टैक्स पेयर के पास क्या क्या है। नादरा इनकम्स भी आइडेंटिफाई करके देगी। नादरा वाले अक्सर पूछ लेते हैं आप क्या कारोबार करते हैं, क्या काम करते हैं, वो फिर अपने रिकॉर्ड में नोट कर लेते हैं। नादरा इनकम्स आइडेंटिफाई करके देगी जो कि अभी तक टैक्स वालों ने असेस ही नहीं की, उनको पता ही नहीं चला। विच आर नॉट असेस्ड, असेस्ड मीन्स जज्ड, आज में बैठ जाए, विच आर नॉट असेस्ड बाय टैक्स अथॉरिटीज, जो एफपीआर ने अभी असेस ही नहीं की। नादरा वो इनकम्स बताएगी। नादरा कौन है? वो बाजी है कोई? अच्छा, जो आईडी कार्ड बनता है, बन गया वह साथ वाले का या अभी बच्चा है? बच्चा है, अंडर 18 है। नादरा विल कंप्यूट इंडिकेटिव टैक्स। चले शर्मा रहे, इधर देखें आप लोग। नादरा इंडिकेटिव टैक्स भी मालूम करेगी, यानी हमारे ख्याल से आपका टैक्स कितना बनता है, इनकम भी बताएगी। और एफबीआर वाले टैक्स पेयर को बताएंगे कि नादरा ने हमें बता दिया है आपका टैक्स। बहुत खतरनाक है नादरा बाजी। बंदा अगर टैक्स पे कर दे, बंदा अगर, तो समझ लिया जाएगा कि एफबीआर ने आपको अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू कर दिया है, यानी टैक्स वालों ने आपके बारे में अपनी राय बदल ली है। नोट कर लें। नादरा की शिकायत लगाने से पहले वो समझ रहे थे अच्छा बच्चा है, अब नादरा की शिकायत लगाने के बाद वो समझ रहे हैं कि और ज्यादा अच्छा बच्चा है। अच्छा, पेमेंट शैल बी कंसिडर्ड एज अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। और अगर टैक्स पेयर टैक्स पे ना करे नादरा के शिकायत लगाने के बावजूद भी, तो बोर्ड अब इसके खिलाफ क्या करेगा? एक्शन लेके दिखाएं साथ वाले के खिलाफ। आगे बैठते हैं। नादरा बोर्ड से रिकॉर्ड शेयर करेगा टैक्स पेयर का। नादरा ऐसी इनकम्स हाइब्रिड में फर्स्ट रो में बैठे हुए बातें करते हुए आइडेंटिफाई करेगा जो कि अभी तक एफबीआर को नहीं पता। नादरा कंप्यूट करेगा टैक्स। ये टैक्स एफबीआर वाले टैक्स पेयर को बता देंगे। बंदे ने अगर टैक्स पे कर दिया तो समझ लिया जाएगा कि टैक्स वालों ने आपके बारे में अपनी राय बदल ली है, क्योंकि आप भी मान गए मेरी गलती ये है, तो टैक्स वालों को पता चल गया कि आपने गड़बड़ की थी। और अगर बंदे ने टैक्स पे ना किया तो बोर्ड एक्शन लेगा। लिख लें जी 1, इधर 2 लिख लें, इधर 4 लिख लें, किसी वजह से लिखवा रहा हूं, इधर 5 लिख लें, 1 2 4 5, इधर 6 लिख लें,
इधर 7 लिख लें। पढ़ें जी। सेक्शन की हेडिंग है नादरा बाजी। नादिया बाजी, नादरा बाजी। नादरा खुद या बोर्ड के रिक्वेस्ट करने पर रिकॉर्ड और इंफॉर्मेशन शेयर कर देगी बोर्ड के साथ, ताकि एफबीआर वालों की टैक्स बेस ब्रॉडन हो। टैक्स बेस ब्रॉडन हो मतलब कि ज्यादा लोग टैक्स के जाल में फंसे। टैक्स बेस ब्रॉडन हो यानी ज्यादा लोगों से टैक्स लिया जा सके। नादरा खुद या फेडरल बोर्ड के कहने पर रिकॉर्ड शेयर कर देगी बोर्ड के साथ, ताकि ज्यादा लोगों से टैक्स लिया जा सके। नादरा मे आइडेंटिफाई फॉर अ पर्सन वेदर अ टैक्स पेयर और नॉट, यानी हो सकता है वो टैक्स पे करता हो सकता है ना भी करता हो पहले कभी। नादरा मे आइडेंटिफाई इनकम्स, रिसीट्स, एसेट्स, प्रॉपर्टीज, लायबिलिटीज, एक्सपेंडिचर्स और ट्रांजैक्शंस जिन पे टैक्स नहीं लगा, जिन पे टैक्स नहीं लगा। एस्केप्ड असेसमेंट, असेस वही होता है ना, राय कायम करना, जिनके बारे में टैक्स वाले राय कायम कर ही नहीं सके थे। एस्केप्ड असेसमेंट। हैव बीन अंडर असेस, टैक्स तो लगा लेकिन कम लगा। हैव बीन असेस्ड एट अ लोअर रेट, रेट तो लगा लेकिन गलती से कम रेट लगाया है। हैव बीन सब्जेक्ट टू एक्सेसिव रिलीफ, बहुत ज्यादा रिलीफ दे दिया, बहुत ज्यादा छूट दे दिया, बहुत ज्यादा टैक्स क्रेडिट दे दिया। रिलीफ होता है टैक्स क्रेडिट देना या फिर कोई एग्जेम्पशन देना। that have been misclassified, that have been misdeclared or misclassified under a head of income, किसी गलत हेड में डिक्लेयर कर दी है या किसी गलत हेड में इनकम डाल दी है, तो नादरा ये सारी शिकायतें लगाएगी एफबीआर को। नादरा आइडेंटिफाई करेगी इनकम्स, पैसे, एसेट्स, लायबिलिटीज और ट्रांजैक्शंस जिन पे टैक्स नहीं लगा, जिन पे टैक्स कम लगा, जिन पे रेट कम लगा, जिनमें ज्यादा रिफंड मिला या जो किसी हेड ऑफ इनकम में मिस क्लासिफाई हो गया। ओके, इसको ब्रैकेट में ले लें। कम्युनिकेटेड बाय टू इट बाय नादरा। बोर्ड में यूज इंफॉर्मेशन, ब्रैकेट वाले को छोड़ के, the board may use information and forward such information to income tax authority। बोर्ड ये इंफॉर्मेशन यूज करते हुए कमिश्नर को देगा, यानी पता ये चला कि सबसे पहले नादरा शेयर करेगी रिकॉर्ड विद द बोर्ड, और पॉइंट 3 में बोर्ड रिकॉर्ड शेयर करेगा इनकम टैक्स अथॉरिटी से। तो नादरा बोर्ड को देगी और बोर्ड कमिश्नर को देगा ये डेटा। जी, कमिश्नर लिखा हुआ है ये, कमिश्नर इनकम टैक्स अथॉरिटी हैविंग ज्यूरिसडिक्शन, यानी आपके इलाके का कमिश्नर, जिस इलाके में आप हैं। आज हाइब्रिड में बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंतजार किया खड़े होकर। चलो बैठ के। कभी गए हैं नादरा, या नादरा वालों को बुला लिया था अपने इलाके में?
गए हैं। द बोर्ड में यूज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड टू इट बाय नादरा, जो नादरा ने इसको भेजी है और कमिश्नर को भेज देगा। ये नादरा क्या करेगा? नादरा आपका टैक्स निकालेगा। नादरा आपका टैक्स निकालेगा। पॉइंट 4 तक हम पहुंच गए ना। नादरा विल कंप्यूट टैक्स। पॉइंट 3 हमने स्किप किया हुआ, इधर नहीं लिखा हुआ डायग्राम में, बस 4 तो है। अब नादरा क्या करेगा? आपका टैक्स निकालेगा। नादरा में कंप्यूट इंडिकेटिव टैक्स ऑफ एनी पर्सन यूजिंग AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग और एनी अदर मॉडर्न डिवाइस और कैलकुलेशन मेथड। तो नादरा आपका टैक्स निकालेगा यूजिंग AI, एनी अदर मैथमेटिकल और वो बला 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 बला। बस या उधर याद कर लीजिएगा या इधर से याद कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 5। अब इसके बाद इंडिकेटिव इनकम शेल बी कम्युनिकेटेड बाय FBR टू टैक्स पेयर। द इंडिकेटिव इनकम एंड टैक्स कंप्यूटेड बाय नादरा शेल बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड टू द रेलिवेंट पर्सन। अब रेलिवेंट पर्सन को बता देंगे भाईजन कि आपका ये टैक्स बन रहा है। द पर्सन शेल हैव द ऑप्शन टू पे द अमाउंट ऑन सच टर्म्स, कंडीशंस, इंस्टॉलमेंट्स, डिस्काउंट्स। पेनल्टी आप कैंसिल करवा सकते हैं, ये पेनल्टी में छूट मिल सकती है। रेपराइज यही होता है ना, पेनल्टी माफ हो जाना। क्या है, आप लोगों ने अंग्रेजी पढ़ी होगी, REP। अच्छा, आप लोगों के भी मेरे वाली हालात, मैं समझा था शायद आप लोग तो पढ़े लिखे हैं। तो आजे बंदे के पास ऑप्शन है कि आप वो टैक्स पे कर दे। कैसे टैक्स पे करेगा? ऑन सच टर्म्स, कंडीशंस, इंस्टॉलमेंट्स, डिस्काउंट्स, रेपराइव्स रिलेटिंग टू पेनल्टी, पेनल्टी की छूट या डिफॉल्ट सरचार्ज की छूट, एंड द टाइम लिमिट, कब तक टैक्स पे करना है वो बोर्ड बताएगा। क्लियर? चलिए आगे। अब अगर वो टैक्स पे कर ना करे तो क्या होगा? बोर्ड उसके खिलाफ पॉइंट 6 पढ़ ले। इन केस द पर्सन डज नॉट पे सच टैक्स विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब्ड, द बोर्ड शेल टेक एक्शन। बोर्ड अब उसके खिलाफ एक्शन लेगा अपॉन द बेसिस ऑफ टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेड अबव। जो ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकली है उसकी बेस पे उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और पर्सन पेड द टैक्स। इफ अ पर्सन पेज सच लायबिलिटी, सच पेमेंट शेल बी कंसिडर्ड टू बी एन अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। अगर आप टैक्स पे करें तो समझ लिया जाएगा कि आपके बारे में टैक्स वालों ने अपनी राय बदल ली है। आपके बारे में टैक्स वालों ने अपनी राय बदल ली है। भाई वो टीए को बुलाइएगा जरा। आपके बारे में टैक्स वालों ने अपनी राय बदल ली है। ओके, अब इस सारे को जरा नजर मार लें। नादरा रिकॉर्ड शेयर करेगी। मेन बात मैंने अंडरलाइन की हुई है वैसे। नादरा शेल शेयर इट्स रिकॉर्ड्स। नादरा अपने रिकॉर्ड्स क्या करेगी? शेयर करेगी। पॉइंट 2, द नादरा मे आइडेंटिफाई इनकम। नादरा इनकम को आइडेंटिफाई करेगी। याद करें, विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट, अंडर असेस्ड, असेस्ड एट लोअर रेट, सब्जेक्ट टू एक्सेसिव रिलीफ, ज्यादा टैक्स रेट मिल गया, और हाँ ले The board may use information communicated and forward such information to income tax authority. Okay. The नादरा आप टैक्स निकालेगा और टैक्स लायबिलिटी निकालेगा। पॉइंट 5 अंडरलाइन किया हुआ है। इंडिकेटिव इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी शेल बी नोटिफाइड बाय बोर्ड टू द रेलिवेंट पर्सन। और अगर बंदा अपना टैक्स पे ना कर सका तो नादरा उसके खिलाफ क्या लेगा? एक्शन लेगा। और अगर बंदा सही वाला टैक्स पे कर दे तो फिर टैक्स वाले आपके बारे में अपनी राय बदल लेंगे, मतलब फाइनल एक राय कायम कर लेंगे आपके बारे में। वैसे मैंने कहा था कि परेशान ना होइए, हमने डिटेल से पढ़ने हैं सेक्शन 122 वगैरह जो लिखे हुए हैं। चलें जी, पास्ट पेपर करें। 1 2 3 पढ़ ले जरा।
Ayub Industries has been selected for audit of its income tax affairs. The management is of the opinion that since the tax affairs were audited last year also, they should not have been selected for audit this year. इसलिए उनको ऑडिट के लिए इस साल सेलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या ये बात सही है कि अगर पिछले साल ऑडिट हो जाए तो इस साल ऑडिट के लिए सेलेक्ट ना किया जाए? क्या ये बात सही है? क्या आपको ये बात याद है कि हमने जो है जिंदगी के एक मोड़ पर, जिंदगी में बहुत से मोड़ आते हैं, आपको पता है जिंदगी में कई मोड़ ऐसे भी आते हैं कि साथ वाले ही छुट्टी करके बैठ जाता है घर के अंदर और आप कहने वाले कुछ कहते भी नहीं उसको। तो जिंदगी के किसी मोड़ पर आपको याद है हमने पढ़ा था कि सेक्शन 177 अप्लाई नहीं करेगा अगर आपका पिछले 3 सालों में से किसी एक साल में भी ऑडिट हो गया। लेकिन अगर बोर्ड कह दे तो हो भी सकता है, ये दोनों बातें लिखाइएगा। सैलरी वाले ने क्या रिकॉर्ड्स, हाँ जी किस चीज का बोले, ऊंची बोला जरा। ऑडिट सेक्शन ऑफ ऑडिट शेल नॉट अप्लाई, सेक्शन 177 की जगह ऑडिट सेक्शन ऑफ ऑडिट शेल नॉट अप्लाई, इस तरह लिखें। रिकॉर्ड्स टू बी केप्ट, सैलरी वाला, प्रॉपर्टी वाला और कैपिटल गेन वाला। तो सैलरी वाले ने तो सैलरी सर्टिफिकेट रखना था, कैपिटल गेन वाले ने खरीदने का रिकॉर्ड, बेचने का रिकॉर्ड और खर्चों का रिकॉर्ड रखना था, और प्रॉपर्टी वाले ने जो है वो माशाल्लाह कैपिटल गेन वाले ने, प्रॉपर्टी वाले ने। ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड बाय टैक्सपेयर हु हैज बिजनेस इनकम अप टू 5 लाख। जिसकी बिजनेस इनकम अप टू 5 लाख है उसने कौन से रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं? उसके लिए तो ये वाले थे जो पेज नंबर 438 पे पढ़े थे, और प्रोविजंस रिगार्डिंग स्पेशल ऑडिट पैनल जो कल पढ़ा था। ये उन लोगों के लिए जाहिर बात है सवाल आ रहे हैं जो कहते हैं थ्योरी याद करनी है सर, ये जो आपने पढ़ाया था कल ये भी याद करना है। स्पेशल ऑडिट पैनल briefly explain the provisions of income tax and rules made thereunder relating to requirements of books of accounts to be maintained by manufacturer having turnover exceeding 2.5 million। ऐसा मैन्युफैक्चरर जिसका टर्नओवर साल का 2.5 मिलियन से ज्यादा है, ये वाला। सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज के बारे में बता दें। सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज ठीक है ना, कल पढ़ा था ना डेफिनेशन। ऑल्सो एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस जब कमिश्नर सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज की वजह से टैक्स निकालेगा। सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज की वजह से टैक्स कब निकालना पड़ता है? जब आप कौन सी हरकतें करें? ये वाली हरकतें करें। अंडर द प्रोविजंस ऑफ खालाजी का ऑर्डिनेंस 2001 मेड बाय खालूजी, लिस्ट द एडिशनल रिकॉर्ड्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट बाय अ सोल प्रोप्राइटर। जिसका बिजनेस है 5, जिसकी बिजनेस इनकम 5 लाख से ज्यादा है, एज कंपेयर टू अ सोल प्रोप्राइटर हुज बिजनेस इनकम इज अप टू 5 लाख। 5 लाख से ज्यादा और 5 लाख से कम वाले की उसके अंदर आप बता दें क्या क्या डिफरेंस हैं। 5 लाख से ज्यादा और 5 लाख से कम वाले में क्या क्या डिफरेंस हैं। तो जी जो हाईलाइट किए हुए थे, लेकिन जो हाईलाइट किए हुए थे वो तो नहीं ना, वो तो बता के आने पड़ने थे। हाईलाइट किए हुए कुछ सुना सकता है? एक किसी ने कह तो दिया हाईलाइट किए हुए थे, जरा बताएं हाथ खड़ा करके कौन कौन से हाईलाइट किए हुए थे। अब कोई नहीं बोल रहा। क्लास में हु का आलम था, सब खामोश हो गए, एकदम सवाल पूछा गया तो। साथ वाले की तरफ देखें और अपने ऊपर हंसें। साथ वाले की तरफ देखें और अपने ऊपर हंसें। देखें कितना शर्मीला है। दो तीन और शर्मीले पैदा हो गए तो दुनिया तो शर्मीलों से भर जाएगी। सेक्शन 175C पेज नंबर 443।
बोर्ड या चीफ कमिश्नर। अच्छा, चीफ कमिश्नर मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में, ये कमिश्नर का भी बाप यानी कमिश्नर का बड़ा है, चीफ कमिश्नर। द बोर्ड और चीफ कमिश्नर may with such conditions as they think fit post an inland revenue officer or other official to the business premises of any person। पोस्ट ही कर दे, पोस्ट कर दे मतलब उसको क्या मतलब इसका लिखें, भेज दे, बिठा दे या उधर तैनात कर दे, कौन सा लफ्ज आपको याद रहेगा? यानी उधर थोड़े अरसे के लिए भेज दिया, तैनात, अब तैनात कायनात अब सबको याद नहीं होना, चले तैनात, तैनात। तो अपॉइंट होना चाहिए, अपॉइंट कर देना, थोड़े थोड़े अंग्रेजों के साथ भी रहते हैं आजकल लोग, अपॉइंट। The board or chief commissioner may with such conditions as they think fit appoint an inland revenue officer or other office to the business premises of any person। यानी कि किसी के बिजनेस प्रेमिसेस में ही बोर्ड भेज देगा। किसको भेजेगा? द बोर्ड और चीफ कमिश्नर भेजेगा विथ सच कंडीशंस एज ही थिंक फिट। को ब्रैकेट में ले लिया करें ना, इसको बस अलग से याद कर लिया करें, मेन बात पे फोकस अभी करें। द बोर्ड और चीफ कमिश्नर में पोस्ट एन इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर, इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर। अच्छा भाई, ये ना चैप्टर 15 के पहले सफे पे हम पढ़ेंगे कि सबसे टॉप पे फेडरल बोर्ड होता है, फिर चीफ कमिश्नर होता है, फिर कमिश्नर होता है, इसको भी छोड़ें, फिर कमिश्नर होता है, फिर ऑफिसर्स होते हैं। ऑफिसर में सबसे बड़ा एडिशनल, उससे नीचे डिप्टी, उससे नीचे असिस्टेंट। तो द बोर्ड और चीफ कमिश्नर में, ऊपर वाले द बोर्ड और चीफ कमिश्नर में पोस्ट एन इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर, इनमें से किसी को भेजेगा। पोस्ट एन इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर, इनका नाम क्या है जरा बताएं इन तीनों का? ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू टू द बिजनेस प्रेमिसेस ऑफ एनी पर्सन टू मॉनिटर द प्रोडक्शन, कि कितनी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, टू मॉनिटर द सप्लाई ऑफ गुड्स, कितनी चीजें सेल हो रही हैं, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, कितना स्टॉक उनका अनसोल्ड पड़ा है, फॉर डिटरमिनिंग टैक्स पेएबल अंडर दिस लॉ। तो ये बिल्कुल नया सेक्शन आया इस दफा, पिछली दफा नहीं था। ऐसे सेक्शन आने का चांस भी होता है पेपर में कि नई चीज बच्चे याद कर रहे हैं या नहीं। हेडिंग क्या है सेक्शन की? नहीं, अपॉइंटिंग तो नहीं है, पोस्टिंग, पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। समझ आ गया? क्लियर, आसान था। एक और कोई लाइनें रह गई थी, आप लोग कह रहे थे, पता नहीं। पेज नंबर 442। अच्छा, एक है सेक्शन 177 और एक है सेक्शन 214C। सेक्शन 177 में कमिश्नर के पास पावर है क्या करने के लिए? ऑडिट करने के लिए। और सेक्शन 214C के तहत बोर्ड के पास पावर है क्या करने के लिए? ऑडिट करने के लिए। ठीक है, अभी नोट करने का टाइम दिया जाएगा। पहली लाइन का मतलब समझ आ गया? द कमिश्नर पावर अंडर सेक्शन 177 इज सेपरेट फ्रॉम बोर्ड पावर अंडर सेक्शन 214C। यानी कि बोर्ड पावर अपनी इस्तेमाल करे ना करे, अब्बू अपनी पावर इस्तेमाल करे ना करे, अम्मी छितर मार सकती हैं। द अम्मीज पावर टू मार छितर इज सेपरेट फ्रॉम द अब्बूज पावर टू मार छितरियां, छितर। तो दोनों की पावर अलग अलग है, यानी मतलब ये नहीं कि दोनों साइमल्टेनियसली पावर एक्सरसाइज करें, फिर बच्चे क्या रह जाए। तो दोनों साइमल्टेनियसली, दोनों की पावर्स अलग अलग हैं। द कमिश्नर पावर इज सेपरेट फ्रॉम बोर्ड पावर। सेक्शन 214C will not stop commissioner from asking a taxpayer for records or books of accounts and from conducting an audit under section 170। बोर्ड की पावर जो है सेक्शन 214C में कहते हैं, मैंने ये नहीं कहीं लिख दिया कि अगर बोर्ड ने ऑडिट कर लिया है तो कमिश्नर आके डेटा ना मांग सके।
हो सकता है बोर्ड ऑडिट करे तो बोर्ड के बंदे ना आए, कमिश्नर भी आ जाए डेटा मांगने के लिए। सेक्शन 214C, यहां पे आप मजबूरी आपको सेक्शंस के नंबर याद करने पड़ेंगे, पहले मुझे पढ़ लेने दें। सेक्शन 214C विल नॉट स्टॉप द कमिश्नर, हालांकि 214C में पावर तो बोर्ड को है। Section 214C will not stop the commissioner from asking a taxpayer for records or books of accounts and from conducting audit under Section 177। असल में बोर्ड जो है ना इतनी डिटेल में ऑडिट नहीं करता, बोर्ड ऊपर ऊपर से कोई मेजर मसला आ जाए ना तब देखता है। तो 214C अगर बोर्ड ने लगा भी दिया तो फिर कमिश्नर स्टिल 177 लगा सकता है, कोई मसला नहीं। अच्छा, वाइस वर्सा नहीं यहां लिखा हुआ, मतलब अगर कमिश्नर 177 लगा रहा है फिर शायद ना लॉ में गुंजाइश है कि 214C बोर्ड ना ही लगाए, क्योंकि कमिश्नर का ऑडिट ऑलरेडी डिटेल्ड होता है, बोर्ड बस ऊपर ऊपर की चीजें देखता है। असल आपको पता है, असल तो जो है वो आपको को टम्मी चढ़ाती है, क्योंकि अब्बू को तो सारी बातें पता भी नहीं होती। तो वो कह रहे हैं हाँ क्या हुआ था कल, बताओ, खड़े हो जाओ। अच्छा, तो द सेक्शन 214C विल नॉट स्टॉप द कमिश्नर फ्रॉम आस्किंग अ टैक्सपेयर फॉर रिकॉर्ड्स फ्रॉम कंडक्टिंग एन ऑडिट अंडर सेक्शन 177। तो ये वाली लाइन का मतलब लिख लें बस। अगर बोर्ड ऑडिट कर भी रहा है तो कमिश्नर सेक्शन 177 के तहत डिटेल्ड ऑडिट कर सकता है। अगर बोर्ड ऑडिट कर भी रहा है, अगर बोर्ड ऑडिट कर भी रहा है तो कमिश्नर सेक्शन 177 के तहत डिटेल्ड ऑडिट कर सकता है। वेलकम भाई, माशाल्लाह आप तशरीफ लाया, हमारी क्लास को चार चांद लगाए, आपके दांतों की मुस्कुराहट। जी, हमने रिप्राइव का मतलब क्या लिखा था? छूट, और छूट का मतलब इंग्लिश में क्या होगा? रिलीफ या कैंसल करना। चैप्टर 16 को आप पकड़े, ऐसे पकड़े और उठा के ऐसे, आपको तो याद हो गया सारा, चले आए वैसे पकड़े, दिल में डाल लें, इस तरह हो जाएगा सब कुछ। जी अच्छा जी, पेज 182, पेज 181 जी, पेज 181। ओके मुहतरम, कल हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि अगर आपने फॉरेन करेंसी में लोन लिया और लोन लेकर आपने कोई एसेट खरीदा, तो फिर लोन की रीपेमेंट पर जो करेंसी का लॉस आएगा उसको एसेट की कॉस्ट में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। बोलें जी, अगर हमने एसेट खरीदा, हाइब्रिड सेकंड रो बॉयज प्लीज, अगर हमने एसेट खरीदा फॉरेन लोन लेके और लोन की रीपेमेंट पर करेंसी लॉस आया, तो उस लॉस को एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे, और ऑब्वियसली अगर गेन आया तो उसको फिर हम लेस करेंगे, वो गेन में इंशाल्लाह देख लेंगे। अच्छा, लॉस को ऐड करने की लॉजिक ये बताई थी, एसेट भी डेबिट नेचर का है और लॉस भी डेबिट नेचर का है। रिवाइज करें जी, एग्जांपल, 2 लाख का लोन लिया था मैंने, डॉलर 140 का था, तो जब लोन लिया तो मेरे पास 140 रुपए आए हर डॉलर के बदले। जब लोन वापस किया तो डॉलर कितने का हो गया? लोन लेने वाले दिन को हम लिखा करेंगे इनफ्लो और लोन वापस करने वाले दिन को हम लिखा करेंगे आउटफ्लो।
कितना डॉलर लोन लिया था? 2 लाख। कितना वापस कर दिया? कितना अभी तक पेएबल है? 1,70,000। लेकिन ये कैलकुलेशन सिर्फ किस पे होनी है? $30। अच्छा, ये बड़ा मजे का सेक्शन है, लेकिन ये वाली जो मैं बात आपको बताने लगा हूं, इसकी रिवीजन हम इंशाल्लाह जनवरी में करेंगे। अभी हम जो है वो सिर्फ पहले साल का सवाल करेंगे, लेकिन जब जनवरी की में क्लासें हम लेंगे तो जनवरी में क्लासों में हम ऐसे भी सवाल डालेंगे, चीजें तो वो भी आसान होगी, जिसमें 3-3, 4-4 साल का सवाल होगा। उसमें फिर हर साल एसेट की कॉस्ट चेंज हो रही होगी, क्योंकि एसेट डिप्रिशिएट भी हो रहा होगा, उसकी कॉस्ट भी चेंज हो रही होगी। वजह पता है क्या है? कि लोन अगले साल भी तो पे होगा, फिर दोबारा एसेट की कॉस्ट बदल जाएगी, फिर डेप्रिसिएशन को भी छेड़ा करेंगे। तो जब भी लोन वापस हो गया 2 साल बाद, 3 साल बाद, हर साल एसेट की कॉस्ट को पकड़ के छेड़ा करेंगे। बहरहाल अकाउंटिंग के टीचर भी छेड़ते हैं एसेट की कॉस्ट को कभी कभी। मिसाल के तौर पे कई दफा ऐसे होता है कि एसेट के अंदर आप कोई ऐसी चीज लगा लेते हैं जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो उसको एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दिया जाता है। चलते चलते एसेट की कॉस्ट को छेड़ दिया जाता है। अकाउंटिंग वाले भी छेड़ते हैं, शायद आपने FR1 में कभी छेड़ा हो, चलते चलते एसेट की कॉस्ट को। ओके, बोरोइंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड पढ़ लिया, लेकिन ये बोरोइंग कॉस्ट नहीं है किसी भी सूरत में। ये लोन के ऊपर इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम। लोन पे इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं या लोन पर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज लॉस की बात कर रहे हैं? अगर एक आपने एसेट खरीदा किससे? लोन फ्रॉम फॉरेन करेंसी, देन एनी इंक्रीज इन द लायबिलिटी, लायबिलिटी तो इंक्रीज होगी ना। 140 की बजाय कितने पे करने पड़े? 142। तो हमारी मिसाल में लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। देन एनी इंक्रीज इन liability, then any increase in the liability before repayment, repayment से पहले, यानी 1 सेकंड पहले, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट लफ्ज नहीं है। then any increase in liability due to currency fluctuation will be added in the cost of asset, और अगर कभी डिक्रीज होगी तो उसको डिडक्ट करेंगे, डिक्रीज होगी तो डिडक्ट करेंगे। लेकिन हम इंक्रीज डिक्रीज के चक्कर में नहीं पड़ा करेंगे, हम कैलकुलेटर पे देख लिया करेंगे। अगर जवाब माइनस आ रहा है तो लॉस है, पॉजिटिव आ रहा है तो गेन है। For calculation of depreciation, currency fluctuation will be recorded in the year of occurrence. करेंसी फ्लक्चुएशन को तब रिकॉर्ड किया जाएगा जब अकर हो। तो अकर कब हुई करेंसी फ्लक्चुएशन? जब लोन लिया था या वापस किया? लेते हुए तो कोई करेंसी फ्लक्चुएट नहीं होती, वो तो 140 पे ही खड़ी थी। जब वापस किया तो करेंसी फ्लक्चुएशन अकर हो गई, अकर हो गई। तो अकर किस टाइम हुई? अकर का क्या मतलब है? रीपे। जब रीपे हुई तब। फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्री, एक बार पढ़ लें, फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्री करेंसी फ्लक्चुएशन विल बी रिकॉर्डेड इन द ईयर ऑफ रीपेमेंट। करेंसी फ्लक्चुएशन किस साल रिकॉर्ड की जाएगी? इन द ईयर ऑफ रीपेमेंट। अकाउंटेड फॉर का क्या मतलब होता है? रिकॉर्डेड। मादरत, पेज 184 पे आ जाए। बुरेवाला एक्सप्रेस लिमिटेड is in the business of manufacturing and sale of component parts for automobile industry. On 1 जनवरी 2022 को BEL took a loan of $700 from GHI Bank USA, which was used for purchasing the plant. जिससे क्या खरीद लिया? प्लांट। Loan is repayable in 7 equal installments in US dollar. Equal का क्या मतलब है? $100 की। Equal का क्या मतलब है? $100 की। लोन लिया कब है? 1 जनवरी 2022। ये टैक्स ईयर कौन सा बन रहा है? 2022। The rate of exchange on 1 जनवरी 22 was $1 equal to 98। जिस दिन लोन लिया उस दिन डॉलर का रेट क्या है? 198। ओके, जिस दिन लोन लिया उस दिन डॉलर का रेट है 98। इनफ्लो के वक्त रेट है 98। अदर इंफॉर्मेशन,
द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड इन टैक्स ईयर 2023। प्रोजेक्ट टैक्स ईयर 2023 में मुकम्मल हो गया, बट वॉज ओनली यूज्ड ऑन 31 जुलाई 2023। अच्छा, अकाउंटिंग वाले तो वैसे अवेलेबल फॉर यूज से डिडक्शन शुरू करते हैं, लेकिन हम जब यूज हुआ करेंगे तब से किया करेंगे। तो यूज होना कब शुरू हुआ है? टैक्स ईयर 2024, क्योंकि 31 जुलाई 23 का क्या मतलब बनता है? टैक्स ईयर 2024 में हम डेप्रीशिएट करेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट इज 2 लाख। प्लांट की कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। ऑन 1 जुलाई 2024 के पहले दिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुशी से 10,000 की ग्रांट दे दी है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट। अब हमने शुरू कहां से करना है? नेट से। हमने शुरू कहां से करना है? अच्छा, आज का सवाल बता नहीं रहा ग्रांट टैक्सेबल है या ग्रांट माफ है, तो इसलिए हम ऐसे सवाल में एज्यूम किया करेंगे कि ग्रांट एग्जेम्प्ट है। ऐसे सवाल में हम एज्यूम किया करेंगे ग्रांट क्या है? एग्जेम्प्ट है। ओके, चलें जी आगे। पहले यहां पे खड़े होके प्लांट की कॉस्ट बता दें। नेट क्या है? कितने का खरीदा? कितने का खरीदा? गवर्नमेंट ने ग्रांट कितनी दी? नेट कितने का पड़ा? 190,000। तो हम शुरू कहां से करेंगे? नेट से। कॉस्ट ऑफ प्लांट और उसकी डेप्रीसिएशन। नेट कॉस्ट कितने का खरीदा? 2 लाख का। ग्रांट कितनी मिली? 10,000। कितने का पड़ा? 190। चलेंगे यहां से शुरू करें सॉल्व करना। कल हमने पढ़ा था कि जब कभी ग्रांट मिलेगी तो हम शुरू किया करेंगे नेट से। हाइब्रिड फर्स्ट रो बॉयज, बातें ना करें। ओके। अच्छा, ग्रांट क्या है? एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट ग्रांट है। शुरू कहां से करना है एग्जेम्प्ट का ग्रांट के केस में? नेट में कुछ और ऐड करना है या बस नेट को अपने हाल पे छोड़ देने? बस, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कल यही पढ़ा था। बस अब इसको छोड़ दें अपने हाल पे। आगे चलें। $100 100
आपने वापस कर दिया है, जो आपने लोन वापस करना था हमारे साल के आखिरी दिन 30 जून 24 के आखिरी दिन, रुपी इक्विवेलेंट ऑफ यूएस डॉलर एट देन वाज 10,000, यानी 10,000 रुपए पाक रुपीज वापस किए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि रीपेमेंट की डेट का आपको रेट ना दे, इधर तो रेट ब्रैकेट में दे दिया उसने, लेकिन मुझे बताएं अगर मैंने $100 वापस भेजे हैं बाहर के मुल्क, वो मुझे 10,000 में मिले हैं, तो $1 कितने का था? 10,000 डिवाइडेड बाय 100, $1 कितने का था? तो बस मुझे हाईलाइट करके बता दें जिस दिन लोन लिया उस दिन डॉलर कितने का था, और जिस दिन लोन वापस किया उस दिन डॉलर कितने का था? 100 का। तो अब मुझे बता दें मैं अपनी वर्किंग में जिस दिन लोन वापस हो रहा है उस दिन डॉलर का रेट क्या लूं? लोन लेने के दिन को पॉजिटिव के साथ लिखा करेंगे और लोन वापस करने के दिन को -2 पाक रुपीज का लॉस आ गया। लेकिन ये तो -2 रुपीज है, मुझे तो कितने डॉलर पर ये लॉस चाहिए? 100। तो मैंने कहा था आपको हम देखा करेंगे कि कितनी रीपेमेंट हुई, $100। माइनस नहीं जवाब में लिखा करेंगे, जवाब में गेन या लॉस का लफ्ज लिखा करेंगे, इज इक्वल टू ₹200 लॉस, 200 रुपए का लॉस आ गया। चलें जी, लॉस अंडर सेक्शन 75 का 0.5 था ये वाला, कि लॉसेस को एसेट की कॉस्ट में ऐड किया करेंगे। 75 का 5, लॉस अंडर सेक्शन 75 का 5, लॉस को एसेट की 76 का 5, लॉस कितना? चलें जी, सवाल हमारा खत्म हुआ, एसेट की कॉस्ट निकल आई। अच्छा जी, किस साल हमने एसेट को इस्तेमाल करना शुरू किया है? किस साल हमने एसेट को इस्तेमाल करना शुरू किया है? 2024 में। चलें जी, इनिशियल अलाउंस माइनस करें, इनिशियल अलाउंस एट द रेट ऑफ, जी बोलें। हाँ जी, प्लांट तो नया ही है, 142। अब इसके बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15%। 21 whatever the BV may be. We don't need this book value right now. साथ वाले की पढ़ाई कैसी जा रही है? देखें जरा इसकी तरफ। साथ वाले को हाथ जोड़ के कहें खुदा के लिए पढ़ने लग जा। इस हाथ जोड़े उसकी तरफ ऐसे, खुदा के लिए पढ़ने लग जा, खुदा के लिए, तेरी मेहरबानी। आपके दोस्त ने हाथ जोड़े हैं आपको? ऑलरेडी पढ़े हैं, तो अपनी तरफ फिर हाथ जोड़ लें। ओके, 2 मिनट से ज्यादा ना लीजिएगा क्वेश्चन 5 सॉल्व करने में। अगर गेन आएगा तो एसेट की कॉस्ट में से क्या करेंगे? अभी लॉस आया था ना,
अगर गेन आएगा तो एसेट की कॉस्ट से क्या करेंगे, लेस कर देंगे। 2 मिनट से ज्यादा ना लीजिएगा सॉल्व करने में। कुछ लोग तो पढ़े हैं सोच में, सोची पे आप ते बंदा गया। ये मुहावरे आपके घरों में बोले जाते हैं या नहीं आजकल? नापैद हो गए हैं, क्या बोलते हैं, नापैद हो गए हैं, यही बोलते हैं, रेयर हो गए हैं, ऑब्सोलीट हो गए हैं। An entity decided to finance the cost of purchasing a plant, छोड़ दें, with a loan in foreign currency, जिन्होंने करना था उन्होंने कर लिया हुआ है। It obtained loan of $2000 on Jacob May, when the exchange rate was $1 is equal to rupees 140। जब लोन लिया तो रेट क्या है, $1 कितने का है? हमारे साल के आखिरी दिन $300 की रीपेमेंट हो गई है। जब एक्सचेंज रेट कितना था? $137। तो जवाब क्या आ गया? +3। कितने डॉलर लोन लिया था? $2000। कितने डॉलर वापस कर दिया? कितना अभी वापस करने वाला रहता है? 1700। लेकिन ये कैलकुलेशन किस पे करनी है? 300 पे। ज़रब $300 इज इक्वल टू ₹900 पॉजिटिव नहीं, 900 गेन। अच्छा जी, गेन की क्या नेचर होती है अकाउंटिंग की क्लास में? क्रेडिट। और लॉस की? डेबिट। एसेट कितने का खरीदा है? 5 लाख का। ये तो एसेट के सप्लायर को पे की है ना। मुझे बताएं हुकूमत ने कितनी गारंटी सब्सिडी दी है? 20,000, जो कि टैक्सेबल है। अच्छा, टैक्सेबल है, ये एग्जेम्प्ट है, ये बात तो अलग है। पहले शुरू कहां से करना है? नेट कॉस्ट से। लिया कितने का? 5 लाख। 20,000 की क्या मिली? पड़ा कितने का? 4,80,000 का। अब अगर टैक्सेबल है ग्रांट तो इसे कल हमने याद कर लिया था, अगर टैक्सेबल है तो इसे क्या करना है? ऐड करना है। कितना? ओके। इसके बाद मुझे बताएं कि करेंसी पे गेन आ रहा है, लॉस आ रहा है? गेन अंडर सेक्शन 76 का 5।
499। कितने लोगों ने बिल्कुल चुटकियां बजाते हुए इसको निकाल लिया था? ओके माशाल्लाह। पिछले सवाल में भाई पूछ रहे थे कि इसको कितने महीने पे डेप्रिशिएट करना है, क्योंकि अवेलेबल फॉर यूज 11 जुलाई 23 को है, 11/12 या इस तरह कुछ करने नहीं। टैक्स में याद रखिएगा, बस टैक्स वाले कहते हैं कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें इन द ईयर ऑफ परचेज। तो ये जी हमारे बड़े जबरदस्त 2 पॉइंट थे सेक्शन के। दैट वाज पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 10। तो ये सेम पेज के ऊपर थे, पॉइंट 5 और 10। तो इसलिए हम यहां आके इसके ऊपर लिख लेते हैं। तस्वीर खींचो भाई। सेक्शन 75 का 5 और सेक्शन 75 का 10, ये दोनों असल में हमने रिवाइज की हैं बस यहां पे। ये वाली भी तस्वीर खींच लो। यहां भी सेक्शन 76 का कंबल के अंदर लेट के साथ वाले तकिए के साथ किताब को टेक दे के कितने लोग जो है वो पढ़े हैं आजकल? 1 2। हाइब्रिड में ठीक है। कितनी देर इस तरह निकल जाती है? घंटा 2 निकल जाते हैं या 15-20 मिनट निकलते हैं? 15-20 घंटे निकल जाते हैं इस तरह। वैसे ऊपर स्वेटर पहन लें और टांगों के ऊपर जो है वो कंबल ले लें और कुर्सी पर बैठकर पढ़ लें, तो मेरे ख्याल से ये भी अच्छा है। डिफरेंट चीजें ट्राई किया करें। पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6, पता नहीं आप लोग, तो हम तो दोपहर को 1 घंटा जो सोया करते थे, 1 घंटा या आधा घंटा। जाहिर बात है 3:45 पे अगर नमाज है करीबी मस्जिद में तो 2:30 से 3:30 बजे सो जाया करते थे। तो बहरहाल आपका अपनी अपनी रूटीन होगी, लेकिन हम ये करते थे कि पंखा ऑन करके और रज़ाई लेके सो जाया करते थे ताकि शोर ना आए कम से कम। पॉइंट नंबर 6, रूममेट का क्या कसूर है? अब हमें उसको कहो थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाए। पॉइंट नंबर 6, इन डिटर्मिनिंग वेदर अ लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, हेजिंग एग्रीमेंट विल बी कंसिडर्ड। ये डिटरमिन करने के लिए कि लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, ये डिटरमिन करने के लिए कि लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इसके लिए हेजिंग एग्रीमेंट को कंसिडर किया जाएगा या इग्नोर किया जाएगा? कंसिडर किया जाएगा। अच्छा जी, अब इसके न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आपने थ्योरी को समझना है तो 1-2 मिनट में समझ ले। कई दफा हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो बैंक को कहते हैं कि 140 अगर 142 पे गया ना तो इंश्योरेंस कंपनी बाकी 2 रुपए तुमने बर्दाश्त करने हैं, उसके बदले जाहिर बात है हम इंश्योरेंस कॉस्ट पे कर रहे होते हैं। तो अगर हमने हेजिंग करवाई हुई है, इंश्योरेंस करवाई हुई है लॉस की, लेकिन वो फिर बैंक हेजिंग प्रॉपर करता है, वो कहता है गेन आया तो फिर पैसे मेरे, लॉस आया तो फिर मैं बर्दाश्त करूंगा। वो अगर गेन आता है तो फिर वो बैंक अपना फायदा भी रखता है। तो अगर हमने कोई लॉस या गेन की इंश्योरेंस टाइप चीज करवा ली है, इसको कहते हैं हेजिंग। हेजिंग में जरूरी नहीं कि फायदा जो है वो हमेशा आपको हो। अब अगर लॉस आ जाएगा तो आप सिर्फ 2 रुपए जाके जो एक्स्ट्रा पड़े हैं, आपको 2 रुपए ज्यादा देने पड़े हैं ना, तो आप 2 ज़रब 30,000 60,000 जाके बैंक से ले लें, बस 60,000 बैंक से ले लें। और अगर गेन हो गया तो आपको बैंक को देने पड़ेंगे पैसे। तो अब बता दें, अगर कभी हमने हेजिंग कराई हुई है तो हेजिंग को सामने रख के कैलकुलेशन करनी है पेपर में, या हेजिंग को इग्नोर करके कैलकुलेशन करनी है? हेजिंग को सामने रख के कैलकुलेशन करनी है या हेजिंग को इग्नोर करके कैलकुलेशन करनी है? सामने रख के कैलकुलेशन करनी है। मतलब ये कि अगर मैंने ये 60,000 का नुकसान हेज कराया हुआ है तो ये 60,000 मुझे मिल जाना इंश्योरेंस कंपनी से, तो फिर इसको मैं एसेट की कॉस्ट में नहीं डालूंगा, इसको मैं एसेट की कॉस्ट में नहीं डालूंगा। लिख लें जी,
अगर ये 60.6 के साथ अब लिखना पड़ेगा ना, इफ दिस 60,000 burden will be borne by insurance company, if this 60,000 burden will be borne by insurance company, then we will not add it in cost of asset. Then we will not add in cost of asset. फिर हम इसको एसेट की कॉस्ट में नहीं डालेंगे. उर्दू में लिखें, यानी हेजिंग को सामने रखेंगे. चलें जी आगे. पॉइंट नंबर 7. एक फर्नीचर हमने खरीदा है 2009 में, कितने का? 40,000 का. इस फर्नीचर के दो हिस्से हैं. भाई चुप करेंगे जरा. इस फर्नीचर के दो हिस्से हैं, M एंड H. M से मुराद आप समझ लें उसका लकड़ी का स्ट्रक्चर है, और H से मुराद समझ लें उसकी सीट है फोम वाली. M और H. तो M तो एक बड़ा स्ट्रक्चर होगा क्योंकि वो पूरी कुर्सी होगी लकड़ी की, और H उसके ऊपर एक फोम होगी. और फर्ज कर लें वो फोम डिटैचेबल है, अलग हो जाती है. जैसे आप वो सारे सोफे निकाल के बच्चे खेल नहीं रहे होते घरों के अंदर सोफे से वो उठा के, तो वो उस टाइप की चीज है. फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ M एट द टाइम ऑफ परचेज वाज 35. अगर लकड़ी अलग खरीदते तो वो 35 की पड़ती, और अगर उसकी वो क्या फोम खरीदते तो वो 10,000 की पड़ती है, लेकिन टोटल पड़ता 45,000 का. लेकिन खरीदा कितने का? 40,000 का. अच्छा एक बार याद रखिएगा, कॉस्ट कभी नहीं होती हायर ऑफ फेयर वैल्यू और एक्चुअल. कॉस्ट हमेशा एक्चुअल ही होती है. बस व्हाट इज माय कॉस्ट? 40,000. वो तो कंसिडरेशन होती है हायर ऑफ ये. तो बाजार में कितने का था? 35 अलग मिल रहा था, 10 अलग मिल रहा था, यानी अलग अलग खरीदते तो 45,000 का मिलना था. लेकिन कोई कॉम्बो डील लगी हुई थी, दोनों चीजें थी, तो कितने में मिल गया? 40,000 में. कितने में मिल गया? 40,000 में. किसी एक दिन हमने लकड़ी का पोर्शन बेच दिया और हमने कहा कि अब हम जमीन पे फोम रख के पड़ा करेंगे. कुर्सी का जमाना गया और हमने क्या बेच दिया? द कंपोनेंट M इज डिस्पोज्ड ऑफ. अब मुझे बताएं कि हमने M कितने का खरीदा था? हमने M कितने का खरीदा था? M हमने कितने का नहीं, M तो 35,000 का नहीं खरीदा. ये तो बोंगी मार रहे हो आप. अच्छा मेरे ख्याल से आप ऐसा करें, कॉस्ट ऑफ M की कॉस्ट कैसे निकालें? कोई बंदा मुझे बताए दोनों की कॉस्ट कितनी है? दोनों की कॉस्ट 40,000. दोनों की फेयर वैल्यू
दोनों की फेयर वैल्यू बताएं, दोनों की फेयर वैल्यू 45,000। उसमें एम की फेयर वैल्यू बताएं 35,000। जवाब 31,111। क्या आपको यह बात समझ आई है कि 40,000 इसकी क्या है कॉस्ट, किसकी, एम, और एम की फेयर वैल्यू क्या है और एच की फेयर वैल्यू क्या है 10,000। आप कोई तरीका बताएं प्रोपोर्शनेट करके एम की कॉस्ट कैसे निकालूं। 40,000 डिवाइडेड बाय 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 35,000। ये किनकी कॉस्ट है, दोनों की। और ये किसकी फेयर वैल्यू है, दोनों की। ये किसकी फेयर वैल्यू है, दोनों की। तो दोनों की कॉस्ट डिवाइडेड बाय दोनों की मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ एम। कितने लोग कह रहे हैं वो बात कर दें, हमें पता है, समझ आ गई है। और कितने लोग कह रहे हैं नहीं, जरा थोड़ा सा समझ आ गया। तो असल में बताएं क्या चीज अलग अलग नहीं थी, कॉस्ट अलग अलग नहीं थी या फेयर वैल्यू अलग अलग नहीं थी। उस कॉस्ट को किस बेस पे अलग अलग कर दिया। ये मसला पता है इसलिए आया है कि अब दोनों में से एक बिक गया है। डेप्रीशिएट हम 40,000 को कर रहे थे, अब हमें देखना पड़ेगा कि 31,000 को अगर डेप्रीशिएट कर रहे होते तो क्या होता, क्योंकि अब हमने बेचा सिर्फ क्या है, एम। अच्छा, इसी सवाल में इधर देखें, द कंपोनेंट एम इज डिस्पोज्ड ऑफ इन 2011। कंपोनेंट एम कितने का बिक गया, ये नहीं लिखा हुआ। द कंपोनेंट एम इज डिस्पोज्ड ऑफ इन टैक्स से 2011 में ये बिक गया। अब मुझे बताएं कि ये जो कंपोनेंट एम है, वर्किंग नंबर 1, अब अगर कंपोनेंट एम की बीवी निकालनी हो तो इसकी कॉस्ट कितनी है, 31,111। इसकी डेप्रिसिएशन बताएं 2009 के साल की। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15%। इसका रेट क्या है, किसी को पता हो बोल देना। भी मैंने बता भी दिया, फिर भी नहीं बोल रहे। बिल्डिंग के लिए 10 रेट है, कंप्यूटर के लिए 30 है, बाकी सब के लिए 15% है। ये मैंने तो रट्टा मार लिया हुआ है। 4,666 लड़ लो भाई, इधर डंडा ले आए। बीवी 26,444। आप बताएं डेप्रिसिएशन 2010 की। सिक्स, बीवी 22,477। अब मुझे बताएं मैंने क्या बेचा है, एम। डिस्पोजल ऑफ एम, टैक्स वालों का गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल, कॉन्सिडरेशन नॉट गिवन इन क्वेश्चन, लेस टैक्स वालों, कॉस्ट, टैक्स वालों की बीवी बताएं। टैक्स वालों की बीवी 22,477। मुझे बताएं इतना स्यापा मुझे क्यों करना पड़ा। भाई कोई स्यापा नहीं करना पड़ा, ये काम आपको करना आता है। ये काम तो आपको करना आता है, बचपन से करें। कॉस्ट पकड़ो, उसमें से 2 सालों का डेप्रिसिएशन माइनस करो, बीवी निकल आएगी, कंसीडरेशन में से बीवी माइनस कर दो, बस। ये काम तो आपको 2 से करना आता है। मसला क्या था, मसला क्या था, मसला सिर्फ ये फिगर था, वो निकालने के लिए मैंने वो वर्किंग कर ली, वो जो मैंने छुपाई भी है वो वर्किंग कर ली,
बाकी ये देख के अगर आप कहें ये तो दीवानगी है ना, ये तो आते हैं ना आप लोगों को। मसला क्या था? मसला ये था कि आपको सीट पसंद आ गई थी फोम वाली, मसला ये था, और आपने लकड़ी बेच दी, मसला ये था। बचपन में समझ नहीं आ रहा होता था लकड़ी कैसे लिखते हैं, लड़की कैसे लिखते हैं, बहुत एफर्ट करनी पड़ती थी। आपको क्या बताएं, बहुत बड़े बड़े मसले थे बचपन में। अच्छा जी, समझ आ गया? ओके, तो ये पहले भी किया हुआ है आप लोगों ने, ये नई चीज है। साइड पे होके नोट कर रहे हैं या सबके सामने नोट कर रहे हैं? साइड पे होके, साइड पे। अच्छा, नोट भी करना था, मुझे बता दिया थोड़े। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, खैरियत से हो? किधर हो आजकल? मैं जिस मर्जी को मैसेज करूं, तुम अपना काम करो। मैं तो रोजाना से 2-3 बंदों को छेड़ता हूं, मेरी मर्जी। पुराने बंदों को छेड़ते रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए अपने हाल पे? छेड़ते रहना चाहिए। ठीक है जी, चले। मैं एक चपेट मारनी है जो वर्किंग 3 निकालने को कह रहे हैं। अब आपको वर्किंग 3 कंसिडरेशन माइनस WDV नहीं लिखना आता, क्या दिखाऊं मैं उधर? मैं कोई अपने चाचा जी का घर छुपाया हुआ उधर? कह रहे कंसिडरेशन में WDV वाली कैलकुलेशन दिखा दे, मुझे भूल गई भी है करनी। टैक्स गेन लॉस कैसे निकलता है? कर लो गलते, फड़ लो ईयर। कर लिया नोट? चलो, टर्म टेस्ट का नाम लेते ही साथ वाले की आंखों में चमक आ जाती है कि मैंने तो आना ही फर्स्ट है, तू अपनी फिक्र कर। तैयारी तो वो करे जिसने साथ साथ ना की हो। हमने तो बस आखिरी दिन घंटा तो नजर मारनी होती है चीजों को। तो अल्लाह का शुक्र है वेल इक्विप्ड है। हमारे घर में जो संडे आता था, हम उस संडे को गले लगाते थे। Where a part of an asset is disposed. गाड़ी के टायर बेचे हैं हमने, जहाज के पर बेचे हैं हमने, बोले ना, जहाज के पर बेचे हैं हमने, कैमरे का स्टैंड बेचे हैं हमने, फिर क्या बेचे हैं हमने? कुर्सी की लकड़ी, कुर्सी की लकड़ी बेची है। Where a part of an asset is disposed, तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? The cost shall be a portion between the part retained and the part disposed of in accordance with their, लेकिन फेयर वैल्यू बेचने के दिन की नहीं, क्योंकि जिस कॉस्ट को टोटे टोटे कर रहे हो वो कॉस्ट खरीदने के दिन की है। तो किस दिन की फेयर वैल्यूज के बेस पे पोर्शन करना है? हाँ, जिस दिन वो खुदा ना खास्ता अगर बेचने के दिन की फेयर वैल्यूज दे दे, उस बेस पे पोर्शन नहीं करना। किस दिन की फेयर वैल्यूज पे पोर्शन करना है? जिस दिन आपने परचेज किए थे। अच्छा, वैसे इसमें एक चीज सुने, इसमें ना
हम प्रैक्टिकली तो 40,000 को डेप्रिशिएट करे होंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि 2 साल बाद हमारा ये प्रोग्राम बने। तो असल में 40,000 को ही हम डेप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन फिर जब हमें ये पता चला तो हमने 40,000 को डेप्रिशिएट करने वाली कैलकुलेशन साइड पे रखी होगी। हमने सोचा होगा अगर 31,111 वाला एसेट होता तो किस तरह डेप्रिशिएट करते। ये तो वैसे ही आपको एक बता रहा हूं, जरा समझ आई बात। शायद जब हमने खरीदा होगा कितने का खरीदा होगा, जब हमने खरीदा होगा कितने का खरीदा होगा, उस वक्त हमारा प्रोग्राम होगा कि दोनों को अलग अलग बेच रहे हैं। उस वक्त शायद प्रोग्राम ना हो, तो उस वक्त हम 40,000 को डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। लेकिन जब उनमें से एक चीज बेच दी तो हमने सोचा अब डेप्रिशिएट 40,000 को किया हुआ है, अब क्या करें, 40,000 के डेप्रिशिएशन देखें या 31,000 के डेप्रिशिएशन शुरू से कैलकुलेट करें। 31,000। So the cost of him at the time of disposal is 40,000 divided by 35,035 equal 31,111। लेकिन ये नीचे ज्यादा अच्छा तरीका है। What is this cost of both? What is this cost of both? वो आप करते नहीं थे, given amount divided by given amount percentage multiplied by required amount percentage is equal to required amount, इस तरह का कोई। So what is this cost of both? What is this fair value of? What is this cost of? No, it is not cost of M, it is fair value of M. So the jawab is cost of M. भाई इसकी तस्वीर खींचो। 0.8। भाई चुप 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 चुप। अगर कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर आप एसेट खरीद लें और उसी के साथ इनकम भी कमा रहे हो, एसेट भी खरीदे और उसी के साथ इनकम भी कमा रहे हो, तो क्या एंट्री होगी? आपने किसी दुकानदार से एग्री किया कि मैं आपकी दुकान की सफाई कर दिया करूंगा, सफाया नहीं, मैं आपकी दुकान की क्या कर दिया करूंगा, सफाई कर दिया करूंगा। और ये जो सफाई है इसका आपने 5 लाख सालाना एग्री कर लिया कि प्लाजा है पूरा, तो किन चक्करों। अच्छा, तो 5 लाख रुपए आपने सालाना एग्री कर लिया कि यार मैं आपके ना दुकान की सफाई कर दिया करूंगा। जब पैसों की बारी आई तो आपने कहा पैसे साल बाद ही लूंगा, मैं बड़ा अमीर कबीर इंसान हूं, ऐसे ही जरा एक्सरसाइज के लिए सफाई करने आता हूँ, देते हैं जरा झुकना पड़ा, एक्सरसाइज हो जाती है, मैं इसलिए आता हूँ, मैं अमीर कबीर, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं साल के एंड पे देख लेंगे। साल के एंड पे जब आप जो है वो पैसे लेने गए तो आपने कहा पैसे रहने दो, मैं लैपटॉप ले लेता हूं। दुकानदार का काम लैपटॉप्स का था, आपने कहा मैं लैपटॉप ले लेता हूं, तो आपने उससे लैपटॉप ले लिया। अब लैपटॉप की फेयर वैल्यू आपने पेपर में इग्नोर करनी है अगर गिवन हुई कि लैपटॉप की फेयर वैल्यू अगर खुदा ना खासा गिवन हुई, आपने इग्नोर करनी है। लॉ मेकर कहते हैं आप बताओ आपने कैश कितना दिया, और तो दुकानदार ने कहा भाई ये तो बहुत सुपर किस्म का लैपटॉप है, 2 लाख रुपए और दो। आपने 2 लाख रुपए और दिया। मोबाइल ही आजकल पता नहीं 6-7 लाख के आते हैं, तो लैपटॉप तो उससे भी ज्यादा महंगे वाले होते हैं। तो दुकानदार ने कहा कि आप जो है वो 2 लाख रुपए मुझे और दो और लैपटॉप लेके चले जाओ। अब लैपटॉप चाहे बाजार में 8 लाख का है, चाहे 9 लाख का है, चाहे 5 लाख का है, हमें इससे कंसर्न नहीं। द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप शेल बी सम ऑफ 5 लाख प्लस 2 लाख, यानी फेयर वैल्यू नहीं निकलेगी, इसकी जगह इसकी कॉस्ट क्या निकलेगी, बैलेंसिंग। और अगर फेयर वैल्यू खुदा ना खास्ता गिवन होगी पेपर में तो उसे क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ये कौन सा पॉइंट हमने पढ़ा है, पॉइंट नंबर 8। ये जनरल एंट्री है ना। तो कैसा हो सकता है जिंदगी में एक ही वक्त में आप इनकम भी कमा रहे हो और आपको एसेट भी मिल रहा हो। इनकम कौन सी कमाई है वैसे आपने, सफाई करना। अच्छा इसको 15 लाख कर लें, एक इधर लगा दें, इसको 17 लाख कर दें।
ये कोई 10 अरब के करीब सबसे महंगा तरीन लैपटॉप आ रहा है इंटरनेट के ऊपर। ये तो 17 लाख के पता नहीं लिखा हुआ है, हो सकता है गलत हो। 35 लाख डॉलर पता नहीं क्या। अच्छा छोड़े ना, आप सीए करें, छोटी मोटी चीजें आती हैं, वो उस पर भी कीबोर्ड वही होना। अच्छा अब मुझे आप ये बताएं कि कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे निकलेगी? इट्स फेयर वैल्यू और सम ऑफ कैश प्लस रेवेन्यू। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम काम करके अगले बंदे को कहें हमें चीजी दे दो, और दुकानदार कहे ये चीजी नहीं ये तो चीजा है, मुझे पैसे भी दो कुछ थोड़े से? तो महंगी चीज हम ले रहे हैं ना, तो फिर हमें पैसे भी देने पड़ेंगे। जब कभी जिंदगी में आप कोई चीज खरीद रहे हो और साथ ही आप इनकम भी कमा रहे हो, मैं दोबारा पढ़ता हूं, जरा चुप करें। जब आप जिंदगी में कोई चीज खरीद रहे हो और साथ ही इनकम भी कमा रहे हो, तो उस चीज की कॉस्ट निकलेगी इक्वल टू चार्जेबल अमाउंट प्लस एनी अमाउंट पेड फॉर एसेट। तो उसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी? बोले 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 बोले। चार्जेबल अमाउंट प्लस एनी अमाउंट पेड फॉर एसेट। अब देखिए इधर सारे नोट कर लें पहले। चार्जेबल अमाउंट जी फिक्रा बोले। वेयर द एक्विजिशन ऑफ एसेट, आगे बोले क्या लिखा हुआ है? इज द डेरिवेशन ऑफ एन that is chargeable to, then the cost of asset shall be sum of chargeable amount plus any amount paid for the asset. अच्छा जी, ये कौन सा पॉइंट था? 8.9 कर लें। इधर देखिए 0.9, ये लें जी 0.9। ये चार्जेबल अमाउंट नहीं है, ये एग्जेम्प्ट अमाउंट है, क्योंकि इसकी साल की इनकम 6 लाख से कम है। और आपने टेबल 1 और 2 देखा हुआ है, जिसकी साल की इनकम 6 लाख से कम हो उसकी इनकम चार्जेबल होती है या एग्जेम्प्ट होती है? क्योंकि टेबल 1 और 2 में 0 से 6 लाख वाला जो कमा रहा है पाकिस्तान में, उस पर टैक्स ही नहीं है, तो इस बेचारे ने कमाया ही कुछ नहीं, तो इसलिए इस पर टैक्स ही नहीं है। तो बस 0.9 ऐसे टाइम जाया करने के लिए उसने बनाया था। हालांकि अगर 0.8 के अंदर ही चार्जेबल के साथ स्लैश एग्जेम्प्ट डाल देता तो 0.8 के अंदर दोनों बातें कवर हो जाती, लेकिन 0.9 अभी हम टाइम जाया करने के लिए पढ़ेंगे। आप लोग जरा साइड पे होकर नोट कर लें। साइड पे होने का मतलब होता है जरा साथ वाले को जो है साइड पे कर दिया करें। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको फूलों का गुलदस्ता भेजें तो उसको आप पसंद करेंगे? वो देखें, वो तो महफूज भी रहेगा, वो खराब भी नहीं होगा और मुरझाएगा भी नहीं। हो गया जी, नोट कर लिया? ओके।
पढ़े जी पॉइंट नंबर 8, 9। Where the acquisition of an is the common of an amount which is exempt from tax. So the cost of the asset shall be equal to exempt amount plus any amount paid for the asset. अच्छा भाई, अब आप मुझे ये बताएं कि जो लीज वाला एसेट है, वो जो धंधा टूट गया था कल, वो किधर है? अब आप हमें ये बताएं कि क्या लीज वाला एसेट खरीदा जा सकता है? भाई मैं चांद खरीदने का कह रहा हूं या सूरज खरीदने का कह रहा हूं? हाँ ना कर दो जल्दी। लीज वाला एसेट खरीदा जा सकता है या नहीं? हाँ, बातें ना करें, बातें ना। लीज वाला एसेट खरीदा जा सकता है। आपकी मर्जी है, 2 दफा 2 किराए पे करके खरीद लें, 3 किराए पे करें, उसके बाद आप लेसर को जाके कहीं मैं खरीदना चाह रहा हूं, वो कहेगा ठीक है बाजार में इतने का तकरीबन इतने दे दो, आप ले जाओ, ऐसे कोई मसला नहीं। तो क्या लीज वाला एसेट खरीदने की इजाजत है या लीज वाला एसेट खरीदना मना है? खरीदा जा सकता है। लीज टर्मिनेट करा के बीच में खरीदा जा सकता है या एंड पे भी खरीदा जा सकता है या दोनों तरीके से ही खरीदा जा सकता है? दोनों तरीके से खरीदा जा सकता है, वो तो कोई मसला नहीं। यानी कि लीज में अक्सर परचेज ऑप्शन होती है। रजिस्टर और भी किसी ने कुछ पैक? अच्छा चले, तो थोड़ा सा इधर देख लीजिए, मैं बात चल रही हूँ। अच्छा, लीज वाला एसेट बोले खरीदा जा सकता है, ड्यूरिंग लीज भी खरीदा जा सकता है या एट द एंड ऑफ लीज खरीदा जा सकता है? दोनों तरीके से खरीदा जा सकता है। इफ एन एसेट इज अंडर लीज, पहले तो मैं उसके किराए दे रहा था, पहले मैं क्या दे रहा था? किराया। अब उस एसेट से इतनी मोहब्बत होगी कि मेरा दिल चाह रहा है इस एसेट को मैं खरीद लूं। इफ एन एसेट अंडर लीज इज एक्वायर्ड, पहले क्या था? अंडर लीज। इज नाउ लिख लेना, इज नाउ एक्वायर्ड। अब आपने उसको क्या कर लिया? खरीद लिया। इज नाउ एक्वायर्ड बाय लेसी। ऑन मैच्योरिटी का क्या मतलब है और बिफोर मैच्योरिटी का क्या मतलब है? हाथ करो आगे। क्यों पैक किए हैं? किताब क्यों रखी है अंदर? खड़े हो जाओ। ओए उधर से कर। रजिस्टर रख रहा, रजिस्टर पकड़ा गया। क्या जल्दी होती है, क्या जल्दी होती है? कितनी देर लगती है आपको चीजें रखने में? मुझे बताएं कितनी देर लगती है आपको चीजें रखने में? ये देखें, 1 सेकंड लगता है। If an asset under lease is acquired by lessee on maturity of lease या before maturity of lease, so the cost of asset shall be the residual value or bargain purchase option. असल में जब लीज एंड हो जाती है ना भाई, सुननी पड़ेगी ये बात, जब लीज एंड हो जाती है उसको कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू, और अगर लीज अभी एंड ना हुई हो तो उसको कहते हैं बार्गेन, बहस करके कोई ना कोई प्राइस एग्री करना। अभी आप लोग मूड में नहीं लग रहे, जाएं।